चलिए, हमने जो कल की क्लास में किया था भाई, स्टेनबर्ग का जो थ्योरी था उसको हमने ब्रीफ में देखा था, और उसके बाद उनके जो ट्रायर्किक थ्योरी है, बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत, तो उसमें टोटल 3 तरह का थ्योरी हमने कल की क्लास में देखा था। पहला जो था आपका वो कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी था, यानी संदर्भात्मक उप सिद्धांत। उसके बाद दूसरा था एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी, यानी अनुभवजन्य उप सिद्धांत। और तीसरा जो था आपका, तीसरा था कौन सा था, वो कॉम्पोनेंटल सब थ्योरी था या घटकीय उप सिद्धांत था, घटकीय उप सिद्धांत था। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी या संदर्भात्मक उप सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति अपने वातावरण के साथ अधिकतम समायोजन करने के लिए अपने ज्ञान क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करता है, और इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। इसको नोट कर लेंगे। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसे व्यवहारिक बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, इसमें व्यक्ति अपने जितनी भी नॉलेज होती है, उसकी जितनी भी कैपेसिटी है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करता है, ताकि इन्वायरमेंट के साथ, वातावरण के साथ अपना मैक्सिमम समायोजन कर सके, एडजस्टमेंट कर सके, ताकि ज़्यादा कंफर्ट तरीके से अपने आसपास के वातावरण में वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। उसके बाद जो सेकंड है आपका, वो देखिएगा अनुभवजन्य बुद्धि या एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस। इसमें कौन सी बुद्धि आती भाई? इसमें आती है अनुभव के द्वारा उत्पन्न एवं विकसित बुद्धि। ठीक है, देखिएगा, जब हम और आप एक जीवन जीते हैं, एक लाइफ जीते हैं, तो हमें कई तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, कई तरह के अनुभव होते हैं, और उस अनुभवों से हम कुछ सीखते हैं। और जब हम सीखते हैं तो हमारी बुद्धि में कुछ, इंटेलिजेंस में कुछ चीज़ें जुड़ती हैं, और इंटेलिजेंस हमारा बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस काम करने का तरीका है। और जब हम बहुत सारे अनुभव रखते हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस रखते हैं, तो फिर हमारा काम करने का जो तरीका है, वो तरीका चेंज होता है, क्योंकि हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस है, पूर्व ज्ञान है उस काम से रिलेटेड। तो अगली बार जब हम उस काम को करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पिछली बार क्या गलती हुई थी। मैं इसको बताना चाहूँगा कि माइक ऑफ रह गया था अभी। अब मैंने सबसे पहला काम माइक ऑन किया, ये गलती हो गई थी मेरे से। लगभग देखिए क्या हुआ, एक्चुअली मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो, इसलिए मैं लगभग 4-5 क्लासेस जो हैं आपकी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, और आगे जो फिर से हम लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। बस 4-5 क्लास की बात है। 4-5 दिन के लिए मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ रहा है, दिल्ली से बाहर जाना पड़ रहा है। होम टाउन जा रहा हूँ, एक थोड़ा सा काम आ गया वहाँ पे, तो होम टाउन से वापस लौट करके आपको रेगुलर क्लास हम स्टार्ट करेंगे, लाइव क्लास। मैं नहीं चाहता आपका नुकसान हो, इसलिए हम थोड़ा सा 5 क्लास के आसपास, 4-5 क्लास रिकॉर्ड करके जाऊँगा। और एक पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया, उसमें माइक जो है ऑफ रह गया। ट्रेन भी अभी पकड़नी है, भागा आया हूँ, टाइम कम है, और लगभग आप मानो कि एक पूरा का पूरा जो क्लास है, पूरी की पूरी क्लास वो बिना ऑडियो के, बिना आवाज़ के, माइक ऑफ रह गया, और उसी में क्लास पूरी रिकॉर्ड होगी। तो समझिए उस बात को, कितना दिक्कत रहता है। चलिए, तो अनुभव इस बुद्धि का जो नाम है, और बुद्धि का नाम है सृजनात्मक बुद्धि। क्या नाम है? सृजनात्मक बुद्धि या फिर क्रिएटिव इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका वो है घटकीय उपसिद्धांत या कॉम्पोनेंटल सब थ्योरी। किसी विषय या समस्या पर आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक ढंग से चिंतन करने की क्षमता है। देखिए, मान लीजिए आपके सामने कोई सब्जेक्ट है, या फिर कोई प्रॉब्लम है, या कोई सिचुएशन है। मान लीजिए आपका एग्जाम का डेट अनाउंस हो गया कि 1 महीने बाद आपका एग्जाम है, 1 महीने के बाद आपकी एग्जाम की डेट आ गई। अब आप क्या करेंगे? आप डेट देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे आप? एनालिसिस करेंगे कि कितने दिन बाद एग्जाम है। अच्छा, इतने दिन के बाद एग्जाम है, ठीक है, मेरी इतने सिलेबस की तैयारी हो चुकी है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, इतने सिलेबस की तैयारी हो गई है, इतना सिलेबस बचता है। आपने सारा का सारा क्या किया? एनालिसिस कर लिया। यही कहता है किसी विषय या समस्या पर आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक ढंग से चिंतन करने की क्षमता है, या अपने एनालिटिकल तरीके से, विश्लेषणात्मक ढंग से समस्या के बारे में सोचा, उसका हल निकाला। और इसे क्या कहा जाता है? इसे विश्लेषणात्मक बुद्धि कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? विश्लेषणात्मक बुद्धि या एनालिटिकल इंटेलिजेंस। डन।
नेक्स्ट जो है आपका तीसरा, वो देखिएगा कहाँ गया अभी, देखिए है ना। तीसरा तो ये थे आपका विश्लेषणात्मक हो गया पहला। और इस पे मेरा क्वेश्चन आया था, कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा, कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि ये सब इतना डीप क्यों करवाया जा रहा है, इतना डीप तो पूछा नहीं जाता। तो भाई साहब मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल हूँ, मेरे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। एक एग्जाम में 2014 की बात है या शायद 16 की बात है, उस एग्जाम में ये पूछा गया था कि स्टेनबर्ग ने जो घटकीय उपसिद्धांत दिया है, कंपोनेंटल सब थ्योरी दिया है, उस सब थ्योरी को, उस उपसिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है। तो उसका दूसरा नाम है दोस्तों विश्लेषणात्मक बुद्धि। क्या नाम है? विश्लेषणात्मक बुद्धि या एनालिटिकल इंटेलिजेंस। एनालिटिकल इंटेलिजेंस है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि स्टेनबर्ग ने अपने जितने भी सिद्धांत दिए हैं, उपसिद्धांत, उस उपसिद्धांत को इनमें से कौन सा दूसरा नाम नहीं है, इनमें से कौन सा दूसरा नाम नहीं है। पहला हो गया व्यवहारिक बुद्धि, दूसरा हो गया सृजनात्मक बुद्धि, और तीसरा हो गया आपका विश्लेषणात्मक बुद्धि, और चौथा हो गया मान लो अमूर्त बुद्धि। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा अमूर्त बुद्धि, क्योंकि जो आपके स्टेनबर्ग हैं, स्टेनबर्ग ने अमूर्त बुद्धि के बारे में कोई बात नहीं किया है। इन्होंने बात किया है व्यवहारिक बुद्धि के बारे में, व्यवहारिक बुद्धि। दूसरा इन्होंने बात किया है किसके बारे में? व्यवहारिक बुद्धि के बाद इन्होंने बात किया है दोस्तों कौन सा? व्यवहारिक बुद्धि के बाद इन्होंने बात किया है आपका सृजनात्मक बुद्धि, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, और तीसरा किया आपका विश्लेषणात्मक बुद्धि या एनालिटिकल इंटेलिजेंस। इन्होंने अमूर्त बुद्धि के बारे में बात नहीं की। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, बुद्धि के ये तीन प्रकार किसने बताए हैं? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। यानी मूर्त बुद्धि को क्या बोलेंगे? मूर्त बुद्धि को हम क्या बोलेंगे बताइए? मूर्त बुद्धि को हम बोलेंगे यांत्रिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि या फिर स्थूल बुद्धि। और ये नाम किसने दिए हैं? ये नाम दिए आपके थॉर्नडाइक और गैरेट। दो पर्सन ऐसे रहे, दो व्यक्ति ऐसे रहे, थॉर्नडाइक साहब और गैरेट साहब। इन दोनों ने ही बुद्धि को, इंटेलिजेंस को तीन प्रकार में बांटा है। कौन कौन सा प्रकार है? कौन कौन सा प्रकार है बताइएगा? पहला प्रकार है आपका मूर्त बुद्धि, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? जिसे हम बोल सकते हैं यांत्रिक बुद्धि भी बोल सकते हैं और स्थूल बुद्धि भी बोल सकते हैं। दूसरा प्रकार है आपका अमूर्त बुद्धि। क्या कौन सा प्रकार है? अमूर्त बुद्धि। और तीसरा जो प्रकार है वह है सामाजिक बुद्धि। और थॉर्नडाइक ने जो मूर्त बुद्धि है, उस मूर्त बुद्धि को ही थॉर्नडाइक ने मूर्त बुद्धि को ही नाम दिया है कौन सा? व्यवहारिक बुद्धि। और जितने भी व्यापारी या बिजनेसमैन हैं, जितने भी व्यापारी या बिजनेसमैन हैं, उन सब में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? उन सब में पाई जाती है व्यवहारिक बुद्धि। व्यापारिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, इसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। व्यवहारिक बुद्धि और व्यापारिक बुद्धि एक ही बात, ठीक है। सृजनात्मक बुद्धि नाम है अनुभवजन्य बुद्धि, अनुभवजन्य उपसिद्धांत, एक्सपीरियंटल इंटेलिजेंस का। और ये जो आपका कंपोनेंटल सब थ्योरी है, घटकीय उपसिद्धांत है, इसका नाम है विश्लेषणात्मक बुद्धि। ठीक, चलिए आगे देखिए। इसके बाद जो हम बात कर रहे थे, जो तीसरा जो सब थ्योरी था, है ना, घटकीय उपसिद्धांत यानी कंपोनेंटल सब थ्योरी, उसके तीन पार्ट में और डिवाइड किया गया है। तीन सब पार्ट हैं उसके। पहला सब पार्ट है मेटा कंपोनेंट यानी मेटा घटक, दूसरा है आपका परफॉर्मेंस कंपोनेंट या निष्पादन घटक, और तीसरा है आपका नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट या ज्ञान संग्रहण घटक।
मेटा कंपोनेंट या मेटा घटक में क्या होता है, ये उच्च स्तरीय मानसिक संक्रियाएं हैं, यानी हाई लेवल मेंटल प्रोसेस हैं, हाई लेवल मेंटल ऑपरेशंस हैं, यानी ये इसमें ऐसी मानसिक क्रियाएं आती हैं, ऐसी मेंटल ऑपरेशंस आती हैं जो कि काफ़ी जटिल है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स। ठीक, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है कार्य योजना बनाना, यानी प्लानिंग। क्या आता है, प्लानिंग आता है। और इसके अलावा और क्या आता है, उसे क्रियान्वयन करना, यानी एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट करना। देखिए पीडीएफ के लिए कोई परेशान नहीं होगा। पीडीएफ जो है ये 4-5 क्लास जितने भी हैं, इंटेलिजेंस का पूरा टॉपिक का मैं एक पीडीएफ बनवा रहा हूँ। उसमें आपका पूरा टॉपिक जो है इंटेलिजेंस का और आईक्यू का, जो कि आईक्यू हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, जस्ट अभी इसके बाद आईक्यू स्टार्ट करेंगे। तो आईक्यू भी इंटेलिजेंस, ये पूरा एक ही टॉपिक है और ये पूरा का कंबाइंड पीडीएफ इकट्ठे डाल दिया जाएगा, आप चिंता ना करें। अभी 3-4 दिन मैं थोड़ा सा जब आउट स्टेशन रहूँगा, फ़ोन पे मैं संपर्क में रहूँगा और पीडीएफ वाला काम चलता रहेगा। जब तक ये आपका टॉपिक ख़त्म होगा, जब तक ये वीडियो आपके पास पहुँचेगी, तब तक जो पीडीएफ है, पीडीएफ भी अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, और इसके बाद हम काम करेंगे मेमोरी के टॉपिक पे, स्मृति के टॉपिक पे काम करेंगे बुद्धि के बाद। देखिए आपके सामने जो प्रॉब्लम थी या जो सिचुएशन थी वो कौन सी थी, आपके पेपर का डेट आ गया था। ठीक है, आपके पेपर का डेट आ गया था, फिर आप क्या करेंगे, उस पेपर में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करना है उसके लिए आप करेंगे प्लानिंग। यानी 1 महीने का टाइम बचा है, तो उस 1 महीने में कैसे अच्छी तैयारी करनी है उसके लिए आप प्लानिंग करेंगे और उस प्लानिंग को आप करेंगे एग्जीक्यूट। यानी आपने जो टाइम टेबल बनाया है दिन भर का कि इतने से इतने बजे तक पढ़ना है, इतने घंटे की पढ़ाई करनी है, इतने टॉपिक क्लियर करने हैं, इतनी चीज़ें याद करने हैं, दिन में इस टाइम पर 1 या 2 प्रैक्टिस सेट डेली मारना है, उस प्रैक्टिस सेट में जो गलतियां हुई हैं उसको एनालिसिस करना है और जिस टॉपिक में मार्क्स सबसे ज़्यादा कट रहे हैं उस टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न करना है। ये सारी होगी आपकी प्लानिंग। और जब वो सारा काम आप सच में करेंगे, डेली सच में प्रैक्टिस सेट करेंगे, डेली सच में आपसे जो गलतियां हुई हैं उसको एनालिसिस करेंगे, तब वो सारा क्या हो जाएगा, वो सारा हो जाएगा उसका एग्जीक्यूशन, यानी क्रियान्वित करना। चलिए 1 महीने का टाइम बीत गया, वो काम हो गया। उसके बाद आप करेंगे कार्य को निष्पादित करेंगे, परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, यानी आप पेपर दे करके आएंगे। पेपर वाला डेट आ गया, पेपर दे करके आएंगे आप। और जब आप पेपर दे करके आए तो या तो आप सक्सेस होंगे या सक्सेसफुल नहीं होंगे। चलिए मैं तो कहूँगा कि आप सारे लोग सक्सेसफुल हों। ये आपका जो सक्सेस है वो दोनों बातों पर डिपेंड करता है, टीचर की मेहनत पे भी और साथ के साथ आपकी मेहनत पे भी। जैसे मैं बार बार एक कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ ना कि व्यक्ति का, बच्चे का जो विकास है वो दोनों बातों से निर्धारित होता है, उसके हेरिडिटी से भी और उसके एनवायरनमेंट से भी। उसी तरह से जो आपकी सफलता है वो दोनों बातों से निर्धारित होती है, टीचर की मेहनत से और आपकी मेहनत से भी। अब इसमें किसका कितना परसेंट है, टीचर 50%, आप 50%, ये डिसाइड नहीं होगा। ये डिसाइड नहीं होगा। डिसाइड कैसे होगा, डिसाइड होगा दोस्तों, ना तो मेरा 50 है ना आपका 50 है, ना मेरा 90 है ना आपका 10 है, ना आपका 10 है मेरा 90 है, ऐसा भी नहीं। क्या है फिर, यह है आपस में मिलजुल करके जहाँ जहाँ आपको जिस तरह से ज़रूरत पड़े वहाँ तरह मेरी मदद लें, हेल्प लें, और मिलजुल करके बिल्कुल मेरी मेहनत और आपकी मेहनत मिल जानी चाहिए। और उस मेहनत के बाद बिल्कुल एक साथ में बिल्कुल जो स्पीड है ना काम करने का, वो स्पीड लूज नहीं होना चाहिए और ना ही आपके अंदर की जो आग है वो आग बुझनी चाहिए। ठीक है, वो जो आग है यहाँ पर लगी हुई वो आग बुझनी नहीं चाहिए। ये आग हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए नहीं लगनी चाहिए। ये आग तब तक के लिए लगी होनी चाहिए जब तक आप जाकर डिपार्टमेंट में ज्वाइन नहीं कर लेते, तब तो बात है। और यदि आग सिर्फ 2 दिन के लिए लगेगी तो ये छोटी मोटी आग तो कोई यूं ही बाल्टी भर पानी फेंकेगा और ये आग बुझ जाएगी। एक बहुत सुंदर सी कविता है, वो देखिएगा। एक बहुत ही सुंदर सी कविता है, 12th की सीबीएसई में हिंदी में है। वो कविता है, आग हो उर्मे तभी दीर्घ में सजेगा आज पानी, आग हो उर्मे तभी दीर्घ में सजेगा आज पानी। यानी आग हो
उर में, उर मतलब होता है उड़ना नहीं, उर का मतलब है हृदय, कलेजे में। जब आपके कलेजे में, आपके हृदय में आग लगी हो, तभी दृग में सजेगा आज पानी, यानी आपके जो नयन हैं, आपकी जो नेत्र हैं, आपकी जो आंखें हैं, यदि उसमें पानी आता है, उसमें आंसू आते हैं, तो तभी सजेगा, वो तभी अच्छा लगेगा यदि आपके दिल में आग लगी हो। और यदि आप 8 पेपर 10 पेपर दे चुके हैं और हर एक पेपर में आप असफल हो रहे हैं, और घर पे आकर के यदि आप आंसू बहाते हैं कि मेरा तो हो ही नहीं रहा, मेरी किस्मत खराब है, मेरा पेपर नहीं हो रहा है, तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे पढ़ा लिखा जाता नहीं, बस बैठ करके टेसुए बहाता रहता है या टेसुए बहाती रहती है। और यदि लोगों को पता है कि इसके दिल में आग लगी है, इसके जुनून है सिलेक्शन लेने का, ये रात दिन पढ़ता रहता है, या रात दिन नहीं भी पढ़ता, मैं ये नहीं कहता रात दिन पढ़िए, लेकिन ये अपने करियर के प्रति फोकस्ड है, लोगों को पता है कि आप जो चाहते हैं, जो जिस तरफ मेहनत करते हैं, वो चीज़ आप हासिल कर लेते हैं। और यदि आपकी ऐसी इमेज है, यदि आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व इस तरह का है कि आप जिस फील्ड में हाथ लगाते हैं वो फील्ड में आप काम कर लेते हैं, वो काम हासिल करके दिखाते हैं, और यदि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है और आपके आंखों में किसी काम को लेकर के, किसी असफलता को लेकर के आंसू हैं, तो लोग आपके पीठ पे हाथ रखेंगे, बेटे रो मत, आप अच्छे व्यक्ति हो, आप मेहनती हो, आप क्या करोगे, आपने जो चाहा है वो आपको हासिल होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा जरूर। यानी लोग आपके आंसुओं की कदर करेंगे, लोगों को आपके आंसू अच्छे लगेंगे, उसकी आंसुओं की भी तारीफ होगी आपके। ठीक है, तो निष्पादन घटक में क्या होगा? कार्य को निष्पादित करेंगे, परफॉर्म करेंगे, एग्जाम दे करके आए, सिलेक्ट हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हुए, मान लीजिए बाय द वे किसी का पहला एग्जाम है, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है एग्जाम का भी, तो उसको क्या मिलेगा? उसे नॉलेज मिलेगा, और उस नॉलेज को वो अपने माइंड में सेलेक्ट कर लेगा, और अगली बार जब पेपर देने जाएगा तो इस मिस्टेक का, अपने नॉलेज का, अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाएगा, और वहाँ जाकर पेपर में सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए इसके बाद हम बात कर रहे थे इंटेलिजेंस के बारे में। इंटेलिजेंस के बारे में हमने बात कर लिया था, इसके बाद हम बात कर रहे थे आईक्यू के बारे में। आईक्यू, आईक्यू का फुल फॉर्म क्या है? इंटेलिजेंस कोसेंट। इंटेलिजेंस कोसेंट, हिंदी में बात करें तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? बुद्धि लब्धि। क्या बोलेंगे? बुद्धि लब्धि। अच्छा, दो वर्ड है, दो शब्द है, एक तो शब्द हो गया इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, दूसरा शब्द हो गया बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंस कोसेंट। अब आप मुझे बताएंगे कि दोनों में क्या अंतर है, बुद्धि और बुद्धि लब्धि में क्या अंतर है, इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस कोसेंट में क्या अंतर है। यदि दोनों एक ही बात है तो दो मैंने अलग अलग टॉपिक क्यों बनाए? पहले इंटेलिजेंस करवाया, अब इंटेलिजेंस कोसेंट करवा रहा हूं, पहले बुद्धि करवाया, अब बुद्धि लब्धि करवा रहा हूं। यदि दोनों सेम बात है तो टॉपिक तो खत्म हो गया, और यदि दोनों अलग बात है तो आप बताओ कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों अलग कैसे है, बताएंगे? देखिएगा, जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, वो सिर्फ इतनी बात करता है, वो सिर्फ इतनी बात करता है कि मैं इंटेलिजेंट हूं या नहीं हूं, आप इंटेलिजेंट हो या नहीं हो। ठीक है, इसके अलावा ये क्या बताता है कि यदि मैं इंटेलिजेंट हूं, मुझ में बुद्धि है, तो मुझ में किस तरह की बुद्धि है, मुझ में किस तरह की बुद्धि है, मूर्त बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि है, सामाजिक बुद्धि है ना, लिंग्विस्टिक है, नेचुरलिस्टिक है, एग्जिस्टेंशियल है, इंडिविजुअल पर्सनल है, इंडिविजुअल सेल्फ है, इंडिविजुअल अदर्स है, जो कि मल्टीपल इंटेलिजेंस गार्डनर साहब की थ्योरी थी। जब ये डिसाइड हो गया कि मुझ में इंटेलिजेंस है, मुझ में बुद्धि है, जब ये डिसाइड हो गया कि आपके अंदर इंटेलिजेंस है, आप में बुद्धि है, तो पूनम, हाँ, तो इंटेलिजेंस की बात जब हो जाती है कि मुझ में इंटेलिजेंस है, आप में इंटेलिजेंस है, तो बात होगी दोस्तों कि कितना इंटेलिजेंस है, मुझ में बुद्धि की मात्रा कितनी है, आप में बुद्धि की मात्रा कितनी है, आपका आईक्यू कितना है, मेरा आईक्यू कितना है। यानी
जो इंटेलिजेंस है वो बात करता है बुद्धि के बारे में, और जो इंटेलिजेंस कोसेंट है, जो आईक्यू है, वो आईक्यू बात करता है बुद्धि की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में, कि बुद्धि की मात्रा कितनी है। देन देखिएगा, तो हम बात कर रहे हैं कि बुद्धि को मापने की, कि बुद्धि को जो नापा जाता था, बुद्धि को जो मापा जाता था वो किस तरह से मापा जाता था। प्राचीन टाइम पे बात करें, प्राचीन टाइम की यदि हम बात करें इंडिया में खास करके, तो आपके गांव घर में, आपके परिवार में यदि कोई व्यक्ति गांव घर से हो, है ना, किसी गांव से हो, तो अभी भी उसके गांव घर में, पास पड़ोस में, समाज में या शहर में, अपार्टमेंट, सोसाइटी, गली, कॉलोनी, बस्ती, जो भी है, हर जगह होता था ऐसा। और आज के टाइम भी पुराने लोग हैं तो उनकी मान्यता ऐसी है। कुछ जगह पे ऐसी कहावतें हैं दोस्तों कि यदि किसी के डबल दांत हैं, यानी दांत के ऊपर दांत और निकला होता ना, दांत के ऊपर और दांत निकले होते हैं, तो ऐसे टाइप का व्यक्ति को बोला जाता है कि बहुत चालाक व्यक्ति होते हैं, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, ये दिमाग का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं। ये मान्यता है प्राचीन टाइम पे, और कुछ लोग अभी भी मानते हैं। एक और मान्यता थी प्राचीन टाइम पे कि यदि किसी के मस्तिष्क, ये जो मस्तिष्क है, जो ललाट जिसको बोलते हैं हिंदी में, प्रॉपर हिंदी में ललाट शब्द है इसके लिए यूज किया जाता है, मस्तिष्क है, तो ये मस्तक, ये जो मस्तिष्क है, यदि किसी की ये छोटा है, चौड़ाई कम है, तो उसमें कम बुद्धि मानी जाती थी। यदि ये किसी का ज़्यादा बड़ा है तो माना जाता था बड़े माथे का व्यक्ति, ये व्यक्ति देखो इसका माथा कितना बड़ा है, इसमें बुद्धि बहुत ज़्यादा है। किसी का सिर बड़ा है तो बोलते हैं बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति, इसका सिर देखो, सिर का साइज देखो, बहुत ज़्यादा है। चलो, ये तो होगी शारीरिक आधार पे। लेकिन प्राचीन टाइम पे, खास करके हम इंडिया की बात करें, गुरुकुल की बात करें, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पर बुद्धि को नापने का एक दूसरा तरीका भी था। क्या होता था? प्राचीन टाइम पे कोई ऐसी सभा है जिसमें बहुत सारे विद्वान बैठे हैं, तो वहाँ पर सारे विद्वान आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करते थे, जिसे हम लोग कई सारे टीवी सीरियल्स वगैरह में देखते होंगे। क्या कहते थे उसके बारे में? उसके बारे में कहते हैं सीरियल, हाँ सॉरी सीरियल कह रहा हूँ, उसके वो कहते थे शास्त्रार्थ, है ना, शास्त्रार्थ करो, इस विद्वान से शास्त्रार्थ करा दो, जो जीत जाएगा और जो हार जाएगा, हारा हुआ व्यक्ति जीते हुए व्यक्ति को अपना गुरु मानेगा। और जैन धर्म में भी ऐसे ही होता था। जो जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर या गुरु हुए हैं, उनमें स्टार्टिंग में ऐसा ही होता था कि जो व्यक्ति जैन धर्म के तीर्थंकर को जाकर के हरा देता था, या गुरु उसको जीत जाता था उससे, तो वो गुरु बन जाता था, बाकी सारे के सारे उसके शिष्य बन जाते थे। इसी तरह से वहाँ पे बहुत सारे तीर्थंकर हो गए। मेरे ख्याल से कितने हुए हैं? 64 हुए हैं। कितने तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में? जीके का पोर्शन है, बताएंगे। मेरा जीके वाला इंटेलिजेंस कम है, मार्क्स सब में अच्छे आए। रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन के कारण थोड़ा सा वीक हो गया, अदरवाइज लर्निंग जो है वो जैसे ही दोबारा प्रैक्टिस होगी वो लर्निंग मेरा स्ट्रांग हो जाएगा। स्मृति का पार्ट है जो मैंने आपको समझा रहा हूँ भाई, कि दोबारा रिवीजन होते ही मेमोरी दोबारा से सामने आ जाती है। वो हम करेंगे अगले टॉपिक, जो आगे एक टॉपिक करेंगे उसमें हम देखेंगे कि मेमोरी जो है वो हम एक बार कोई चीज़ लर्न किया, मेमोराइज किया, रिमेंबर किया, वो दोबारा से फॉरगेट हो जाता है, कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं, विस्मरण हो जाता है उसका। और फिर जैसे ही हम उसको एक झलक देखते हैं, वो चीज़ तुरंत से पूरा का पूरा हमें याद आ जाता है। पहली बार में किसी चीज़ को याद करने में जितना टाइम लगता है, दूसरी बार यदि उसको हम भूल गए कुछ टाइम बाद, 2 महीने 3 महीने बाद भूल गए उसको मान लो, तो चौथे महीने में यदि हम उसको दोबारा याद करने के लिए बैठेंगे तो उसमें फिर ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, हमें तुरंत याद हो जाता है। चलिए दोनों काम करेंगे हम थोड़ा सा। तो 1905 से पूर्व शारीरिक आधार पे होता था। 1905 से 1911 में एक व्यक्ति थे, विनय साहब। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया मानसिक आयु का, मेंटल एज का, यानी मानसिक आयु, मेंटल एज, यानी 1905 से 11 के बीच में इस पे काम हुआ। इन्होंने, विनय साहब ने क्या किया, फ्रांस के व्यक्ति थे और फ्रांस की गवर्नमेंट ने कुछ लोगों की एक कमेटी बनाई कि भाई आप देखो कि फ्रांस की जो सड़कें हैं, उन सड़कों पे ऐसे कौन कौन से लड़के हैं, छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो पढ़ाई से संबंधित नहीं है, रोड पे घूमते रहते हैं किसी न किसी कारणवश,
रोजगार के कारण, भीख मांगने के कारण, पेट नहीं भरने के कारण, किसी भी कारण, मकान ना होने के कारण उनकी जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई लिखाई है, डिस्टर्ब हो रही है। आप चेक करो कि उनके लिए किस तरह के स्कूल की व्यवस्था की जाए, उनकी क्या ज़रूरत है ताकि उनका मानसिक विकास किया जा सके। नहीं तो यदि ऐसे लोग जो पढ़ाई लिखाई प्रॉपर ढंग से नहीं करेंगे, यदि ऐसे लोग जिनका मानसिक विकास ढंग से नहीं होगा, तो क्या होगा? ऐसे लोग बड़े होकर के लाइफ में आगे चल करके समाज के ऊपर, देश के ऊपर, सरकार के ऊपर एक बोझ बन जाएंगे। सरकार को फिर क्या करना पड़ेगा? उन्हें कई तरह की सब्सिडी देनी पड़ेगी, है ना, उनके लिए पेंशन का इंतजाम करना पड़ेगा, कई तरह की फ्री सुविधाएं उपलब्ध करवानी पड़ेंगी। और यदि वही लोग पढ़ लिख जाते हैं, यदि उनका मानसिक विकास ढंग से हो जाता है, तो ये लोग सरकार को हेल्प करेंगे, देश को हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे? ये लोग किसी ना किसी फील्ड में आगे बढ़ेंगे। साइंस के फील्ड में हो गया, मेडिकल के फील्ड में हो गया, है ना, किसी ना किसी फील्ड में आगे बढ़ेंगे। वहाँ पे एक तो देश को फायदा करेंगे, दूसरा जब ये लोग अच्छी इनकम कमाएंगे तो अच्छी इनकम के साथ साथ सरकार को और ऊपर से टैक्स देंगे। सब्सिडी लेंगे नहीं, बल्कि टैक्स सरकार को देंगे। यानी एक जो पढ़ी लिखी जनता है, एक पढ़ी लिखी जो पब्लिक है, वो सरकार के लिए हेल्पफुल होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे सिस्टम उल्टा है। हमारे यहाँ पे सिस्टम उल्टा है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सरकारें हैं, वो सरकारों का ये मानना है कि जो पढ़ी लिखी जनता है, वो पढ़ी लिखी जनता देश के लिए हेल्पफुल हो सकता है, देश के लिए, कंट्री के लिए अच्छी बात हो सकती है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में बैठी हुई है, बल्कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए पढ़ी लिखी जनता उनके कांटे का रास्ता बन जाएगी, उनसे सवाल पूछने लगेगी। हर एक पॉलिटिकल पार्टी बिना काम किए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज के टाइम पे काम नहीं करती, बल्कि इलेक्शन के टाइम पे वो अपनी अच्छी बातें नहीं बताती। पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के टाइम पे अपनी अच्छी बातें नहीं बताती, हम जीत करके क्या करेंगे ये नहीं बताती। वो क्या करती हैं, वो जो सामने वाली पार्टी है उनको गाली देना, उनकी कमियां निकालना कि भैया देखो इनमें ये कमी है, इस पार्टी में ये कमी है, इसलिए मुझे चुन लो। अरे भैया उसमें ये कमी है तो आपको क्यों चुन लें? उसको हटा देंगे, आपको भी हटा देंगे। आप ये बताओ आपको क्यों चुने, आप वो बात बताओ। तो ये बातें कौन सी पब्लिक करेगी? जो पढ़ी लिखी पब्लिक होगी। ये बातें जो पढ़ी लिखी पब्लिक होगी वो करेगी। और पढ़ी लिखी यदि पब्लिक पढ़ लिख गई, ऐसी बातें करने लगी, तो पॉलिटिकल पार्टीज को काम करना पड़ जाएगा। और काम जब करना पड़ेगा तो उनकी इनकम होगी नहीं, उनके मौज आएंगे नहीं, ऐसो आराम कटेगा नहीं, लोग उनको अपना नौकर समझने लगेंगे। अभी तो क्या होता है, माई बाप समझते हैं। अभी तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको माई बाप समझा जाता है, उनको मजे आते हैं इस चीज़ में। यानी फ्रांस की गवर्नमेंट ने अपने रोड पे रहने वाले बच्चों के लिए व्यवस्था करने के लिए कमेटी बनाई, जिसमें बिने साहब थे। और बिने साहब ने वहीं पर सबसे पहले बुद्धि लब्धि, यानी बुद्धि लब्धि नहीं, मानसिक आयु के बारे में बात की। 1905 ईस्वी में उन्हीं बच्चों के लिए इन्होंने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे। कुछ क्वेश्चन का सेट था, वो आगे देखेंगे हम। ये जो क्वेश्चन का सेट था वो था फ्रांसीसी लैंग्वेज में था, इतना बात डन है, फ्रांसीसी लैंग्वेज में था। बाद में अलग अलग कंट्री के जो लोग थे, विद्वान थे, उन्होंने अपने अपनी कंट्रीज के लैंग्वेज में चेंज किया उसको। और 1911 के बाद बुद्धि लब्धि या आईक्यू का कॉन्सेप्ट सामने आया। बुद्धि लब्धि या आईक्यू का कॉन्सेप्ट 1911 के बाद लोगों के सामने आया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स रिलेटेड जो होंगे, देखिएगा। शारीरिक आधार पर बुद्धि के बारे में किसने बात की? सबसे पहले लेवेस्टर नाम के एक पर्सन थे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बना हुआ है पीछे कि बुद्धि को शारीरिक आधार पे किसने नापने की कोशिश की, किसने समझने जानने की कोशिश की, तो वो पर्सन थे लेवेस्टर साहब। डन। उसके बाद बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसमें आपको डाउट होना नहीं चाहिए, मैंने अभी बताया। और 1905 में बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया भाई?
बिने महोदय ने किया था, फ्रांस में किया था, और जो टेस्ट था वो फ्रांसीसी लैंग्वेज में था। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक चेंज है, बुद्धि परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ये थे कैटल महोदय थे, 1890। इनकी एक बुक थी एक्चुअली, उस बुक में इन्होंने मेंटल टेस्ट शब्द का यूज किया था। शब्द ए, बुद्धि परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है। क्वेश्चन ये है, यदि क्वेश्चन ये रहता कि बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आता अल्फ्रेड बिने, जो कि फ्रांस के थे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि बुद्धि परीक्षण शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया, तो ये थे आपके कैटल साहब थे। और कैटल साहब ने बुद्धि की कौन सी थ्योरी दी है, कैटल साहब ने बुद्धि का, इंटेलिजेंस का थ्योरी दिया है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी, या फिर हम उसको बात करें तो तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। और तरल जो बुद्धि है वो स्पीयरमैन के जी फैक्टर के समान है। जो बातें जी फैक्टर में है वही बातें आपका जो तरल बुद्धि है उसमें है, और जो बातें स्पीयरमैन के एस फैक्टर में है वही बातें कैटल के ठोस बुद्धि में है। ठीक, चलिए इसके अलावा और कौन सी बातें हैं वो देख लेते हैं। मानसिक आयु, मानसिक आयु इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, मेंटल एज, है ना। मेंटल एज, मेंटल एज जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। अब इसमें आएंगे आपके अल्फ्रेड बिने साहब, ठीक है, अल्फ्रेड बिने, और ये कहाँ के थे, ये थे फ्रांस के। इन्होंने ही आईक्यू को नापने की दिशा में सर्वप्रथम कोशिश की, और जिसके बाद सभी लोगों में बीमारी फैल गई। जैसे कोरोना फैला था ना अभी, उसी तरह से सभी लोगों में बीमारी फैल गई। हर एक किसी ने आईक्यू को नापने के डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया। चलिए सबसे पहले बुद्धि को मापा भी इन्होंने, बिने साहब ने। उसके बाद दीदी हम इसको मिनिमाइज कर लें, और चलिए देखिए, आईक्यू का एक फॉर्मूला होता है कि आईक्यू किस तरह से निकाला जाता है। उसका जो फॉर्मूला है उसमें आज के टाइम पे जो फॉर्मूला यूज होता है, सबसे पहले यही फॉर्मूला नहीं बना था, ये इससे पहले कुछ फॉर्मूले बने थे, बाद में उसको संशोधन करके आज के टाइम पे जो फॉर्मूले पे पहुंचे हैं। तो सबसे पहले, इससे पहले जो फॉर्मूला यूज किया जाता था वो फॉर्मूला कौन सा था, वो फॉर्मूला आपका था स्टर्न के द्वारा। स्टर्न के द्वारा आईक्यू का फॉर्मूला था मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु। इसको हम क्या बोलेंगे, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। देखिएगा, जो वास्तविक है, वास्तविक के लिए जो इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है यहाँ पर एज से रिलेटेड, वो है क्रोनोलॉजिकल, है ना। और क्रोनोलॉजिकल जो शब्द है, ये एक अमित शाह साहब नाम के कोई व्यक्ति हैं हमारे देश में, उन्होंने इस क्रोनोलॉजी शब्द को बहुत फेमस किया था। लोकसभा में उनका एक बहुत ही फेमस स्पीच था, भाषण था, जिसमें वो कह रहे थे कि क्रोनोलॉजी को समझिए, और इस पर बहुत सारे मीम्स भी वायरल हुए थे कि क्रोनोलॉजी को समझिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्रोनोलॉजी को समझेंगे। क्रोनोलॉजी का मतलब है वास्तविक आयु,
तो मानसिक आयु को डिवाइड कर देंगे वास्तविक आयु से, यानी मेंटल एज को डिवाइड कर देंगे क्रोनोलॉजिकल आयु से, एज से, तो वो निकल के आ जाएगा IQ। ये बात किसने कही थी? स्टर्न ने। लेकिन इस फॉर्मूले में कुछ गलतियां थी जो बाद में चेंज किया गया टर्मन के द्वारा। इस फॉर्मूले में कुछ गलतियां थी जिसको बाद में सही कर दिया था टर्मन ने। टर्मन के द्वारा IQ इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में 100, यानी इन्होंने ज़्यादा मेहनत नहीं की। जो टर्मन साहब थे, टर्मन साहब ने कोई विशेष मेहनत नहीं, कोई खास मेहनत नहीं की। इन्होंने सिर्फ इसका वाला जो था स्टर्न वाला था, इसको उठाया और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस। डन। तो देखिएगा, और आज के टाइम पे जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, आज के टाइम पे जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं IQ निकालने के लिए, वो ये यूज करते हैं। और हम नहीं, मतलब सभी लोग, पूरी दुनिया में IQ निकालने का जो फॉर्मूला यूज होता है वो ये होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में 100। ये फॉर्मूला किसने दिया? ये फॉर्मूला दिया टर्मन ने। और जो मेंटल एज है ये वाला, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? मेंटल एज ये दिया अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, चलिए इसके आगे IQ का कॉन्सेप्ट हम और करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1905 में बिने साइमन टेस्ट। बिने साइमन टेस्ट, यह 1905 में बिने के द्वारा IQ मापने के लिए IQ तो बोलना ठीक नहीं है इसको, क्योंकि IQ का कॉन्सेप्ट आया नहीं था उस टाइम पे। मानसिक आयु या बुद्धि कह लें, है ना। बुद्धि मापने के लिए यूज किया। यह जो था फ्रांसीसी भाषा में था, इसलिए बाकी कंट्रीज के लोगों को दिक्कत आ रही थी। यह फ्रांसीसी भाषा में था। बिने ने 1908 में इसमें संशोधन किया। ठीक है, संशोधन किया, और इसमें जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1908 में संशोधन करके इसमें 58 प्रश्न कर दिया। संशोधन करके क्या किया? अब इसमें टोटल 58 प्रश्न थे, 58 प्रश्न थे। और ये किस एज के लोगों के लिए रखा गया था? ये 3 से 13 साल। तीन से 13 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए था ये टेस्ट। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जिस पे क्वेश्चन बनेगा, इसी में बिने ने मेंटल एज यानी मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। डन, सर्वप्रथम प्रयोग किया। यानी क्वेश्चन ये आएगा भाई कि बिने ने मेंटल एज मानसिक आयु जो अवधारणा है वो कौन से वर्ष में दिया था? तो 1908 ईस्वी में, 1908। और इससे रिलेटेड एक फैक्ट और है, उसको भी आप देख लेंगे। देखिएगा वो फैक्ट क्या है। 1911 ईस्वी में गोडार्ड एक अंग्रेज यानी इंग्लैंड के साइकोलॉजिस्ट थे। गोडार्ड ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। चलिए, इतना डन हो गया। अब आईक्यू का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम आगे और खिसकाएंगे
और वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, चलिए आईक्यू से रिलेटेड बहुत कम कॉन्सेप्ट या बहुत कम टॉपिक बचे हैं, उसको हम देखते हैं अगली क्लास में।